आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड और क्रिटिकल अप्रेजल। दो टॉपिक्स हैं आज के। दो टॉपिक्स में चैप्टर को फिनिश करेंगे हम। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो मेरे पास अभी तक डाउट्स आए नहीं है, आप लोग बता देना। फॉरेन ट्रेड का मतलब है, ऑब्वियस बात है, आपको पता है फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है जी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब उस टाइम पे हमारे देश के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की क्या हालात थे। हमारे देश में 1950 में 1950 में क्या हालात थे। टोटल वर्ल्ड ट्रेड का हमारा 1.78% सिर्फ हम कर रहे थे ऑफ टोटल वर्ल्ड ट्रेड। समझ आई? जो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है, आपस में देशों में ट्रेड हो रहा है, फॉरेन ट्रेड जिसको कहते हैं, भाई बाहर से इंपोर्ट करना और यहाँ की चीजें एक्सपोर्ट करना, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है आज की डेट में। उस साल में, मतलब उस ईयर में 1950 के दौर में हम जो पूरे वर्ल्ड का शेयर कर रहे थे सिर्फ 1.78%, बहुत छोटा सा। पूरे वर्ल्ड में कितने सारी कंट्रीज हैं आपस में व्यापार कर रही थी, इंडिया किससे कितना व्यापार कर रही थी, ओनली 1.7% ऑफ टोटल वर्ल्ड ट्रेड। ये आपका एक एमसीक्यू, या मतलब एमसीक्यू जब मैं लिखता हूँ मतलब उसका एमसीक्यू नहीं होता, उसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स इन द लेंथ, उसका क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैंने लिखा है। तो उस टाइम इंडिया का शेयर बहुत ही ज्यादा कम था और हमको चाहिए था कि हम इसको बढ़ाएं, लेकिन बढ़ाएं किस हिसाब से, बढ़ाएं सिर्फ एक्सपोर्ट को, इसको नहीं। जो उस टाइम 5 ईयर्स प्लान्स बने थे या 7 ईयर्स प्लान्स बने थे, उसमें एक्सपोर्ट को इंपॉर्टेंस दी गई थी, इंपोर्ट को नहीं। वो चाह रहे थे कि इंपोर्ट की जगह पे एक्सपोर्ट बढ़े। क्यों? आज लॉकडाउन के टाइम पे या फिर कोरोना वायरस के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है, सेल्फ रिलायंट बनो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, आत्मनिर्भर बनो, कि हम जो चीजें, इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उसकी जगह पे आप जो देशी लोकल वोकल जो बात चल रही है कि आप इंडियन चीज यूज करिए, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे फायदे होंगे कि हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारा पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा और देश में काम बढ़ेगा, इकोनॉमी ठीक होगी। तो यही पोजीशन उस टाइम पे भी थी, बिल्कुल सेम पोजीशन थी कि इकोनॉमी बहुत डाउन थी, तो उसको ठीक करना था। तो कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाए, मतलब अब देश के अंदर चीजें बनाओ। एक्सपोर्ट कब बढ़ेगा, जब देश के अंदर चीज, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हमने बनाया और बाहर बेचा, तो बनाएंगे तो हम ना। तो इसमें एक नाम उभर के आया कि रिप्लेस करोगे इंपोर्ट को एक्सपोर्ट से। तो पहला इसमें जो पॉइंट हुआ था, पहला पॉइंट इसमें था इनवर्ड लुकिंग। कि पहला जो प्लानिंग की गई थी उसमें ये की गई थी इनवर्ड लुकिंग, मतलब अंदर देखो। अंदर देखो मतलब शरीर के अंदर नहीं देखना, अपने देश के अंदर देखो। देश के अंदर कैसे देख सकते हो आप, कि आपको अगर आज कोई मशीनरी की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, यार ये मशीनरी अमेरिका में बहुत अच्छी है, वहां से मंगा लेते हैं। तो उस टाइम एक नारा बना कि यार बाहर की तरफ मत देखो, बाहर के देशों को मत देखो, वहां क्या हो रहा है, अपने देश के अंदर देखो। आप ये मत कहोगे यार ये मशीनरी वहां पे अच्छी है तो वहां से मंगा लेते हैं, आप यहाँ पे बनाओ। इनवर्ड लुकिंग मतलब इनसाइड इंडिया, कि इंडिया के अंदर इसको देखो और इसके अंदर, इंडिया के अंदर इसको बनाओ। तो इनवर्ड लुकिंग में आप सेल्फ सफिशिएंट बनो, आप खुद बनाओ, बाहर के देशों को मारो गोली, ठीक है, अपने देश के बारे में सोचो। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि वही होगी इनवर्ड लुकिंग, कि अगर बाहर से सामान मंगाने की जगह, इंपोर्ट मतलब बाहर से सामान मंगाना, सब्स्टिट्यूट मंगाना, सब्स्टिट्यूट मतलब उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इन देशी से, डोमेस्टिक से, कि बाहर से मंगाना बंद कर दो, अपने देश का बना हुआ खाओ, अपने देश का बना हुआ पहनो, अपने देश का बना हुआ इस्तेमाल करो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब कि बाहर की जगह पे बाहर का इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो, किससे, किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। डोमेस्टिक मतलब हमारे नेशनल जो इंडिया के अंदर बने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, आप लोग उसको बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है कि रिप्लेस करो या सब्स्टिट्यूट करो किसको, इंपोर्ट को। बाहर से मंगाना कम कर दो या बंद कर दो और देशों का अपने स्वदेशी इस्तेमाल करो, विदेशी इग्नोर करो। तो इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, बाहर की गाड़ियां मत इस्तेमाल करो, बाहर की मशीनरी, बाहर का कपड़ा मत इस्तेमाल करो, इंस्टेड आप अपने देश के बनी चीजें इस्तेमाल करो। अब इसका अगला पॉइंट जो आता है हमारे पास, हाँ 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 हाँ,
अब देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। अब मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं यहाँ पे एक मशीनरी बना रहा हूं। अब ऑब्वियस बात है यार, देश अभी अभी आजाद हुआ है, तो अभी मैं सीख रहा हूँ बनाना, मेरी इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं होगी, और मेरी मशीनरी बनेगी मान लो 1 लाख रुपए की, और 1 लाख की बना तो थी, लेकिन उस लेवल की या उस ब्रांड की या उस क्वालिटी की नहीं बनाई। ये इंडिया में बनाई मैंने, मेड इन इंडिया। और वही मशीनरी अगर मैं अमेरिका से मंगा रहा हूँ सेम, ठीक है, तो अमेरिका की मशीनरी मेरी मशीनरी से बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ज्यादा अच्छी। अगर मेरी क्वालिटी में बी सी, अगर अमेरिका की क्वालिटी में ए क्वालिटी मानता हूँ, उसको मैं मान लो, इसको मैंने अगर 10 मार्क्स दिए, 10 में से 10 मार्क्स दिए, तो मैं अपनी को 5 दूंगा, 5 आउट ऑफ 10, और इसको मैंने दिए 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि क्वालिटी में, पैसों में हर जगह से बेस्ट है। जिसने ये वाली मशीनरी खरीदी उसकी टेंशन ही खत्म, लेकिन जो मेरी मशीनरी खरीदेगा उसको बाद में कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मेरी मशीनरी है 1 लाख रुपए की, और अमेरिका की मशीनरी है 90,000 रुपए की। आप कौन सी खरीदोगे? 1 लाख वाली मशीनरी जो जल्दी खराब होगी, क्योंकि ये मैंने बनाई है इंडिया में, या 90,000 की मशीनरी जो कभी खराब ही नहीं होगी, 10 साल 20 साल आराम से चलेगी, आपकी प्रॉब्लम ही खत्म कर देगी। ऑब्वियस बात है, अब इस पे जाओगे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना है। हम इंपोर्ट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इससे। तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज निकाली कि ये चीज क्या हो जाए, लोग इसको लेना। अब देखो, लोग तो यही बोलेंगे ना, लोगों को क्या मतलब यार, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लेना। आज अगर गवर्नमेंट कह रही है कि बाहर की चीजें इस्तेमाल मत करो, हम क्या मान रहे हैं? हम बोल रहे नहीं यार, बाहर की चीज बहुत अच्छी है, सस्ती है, एक तो सस्ती है, एक बेटर है, तो हम तो बाहर की चीज इस्तेमाल करेंगे, हमें क्या मतलब कि क्या करें ना करें। लेकिन फिर गवर्नमेंट कैसे रोक रही थी? तो गवर्नमेंट ने रोकने के लिए 2 स्टेप्स उठाए। पहला स्टेप क्या उठाया कि भाई ये 90,000 की लोग तो इस पे जा रहे हैं, डिमांड तो इसी की बढ़ रही है। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना का मतलब होता है कि इसकी जगह पे ये खरीदा जाए, ये इंपोर्ट है, बाहर से मंगा रहे हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कराया जाए डोमेस्टिक के लिए। मतलब अमेरिका का जो 90,000 की मशीनरी की जगह हम इंडिया की 1 लाख की मशीन खरीदे, तो लोगों को कैसे समझाएं, लोगों को कैसे मनाएं? तो गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स उठाए। एक तो टैरिफ लगा दिए। टैरिफ लगा दिए मतलब कि जो सामान बाहर से आ रहा है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, एक्साइज ड्यूटी लगा दी, ठीक है। और एक्साइज ड्यूटी नॉर्मल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई, हैवी एक्साइज ड्यूटी, बहुत ज्यादा। इस पे इतना टैक्स लगा दे कि जब भी जो भी बंदा देश में बाहर से सामान, मान लो आपकी गली में, आपकी रोड पे या जेल रोड पे एक व्यापारी बैठता है जो बाहर की अमेरिका की मशीनरी मंगाता है, अब वो मंगा के इंडिया में बेच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लोग खरीद रहे हैं, ये कौन खरीदेगा? लोग तो ये खरीदेंगे, तो लोग मंगा रहे हैं और बेच भी रहे। ट्रेडर जो होते हैं वो मंगाते हैं, बेचते हैं। तो उसको अगर मंगानी है वो चीज, 90,000 की मशीनरी मंगानी है, तो उसको बहुत हैवी एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया, गवर्नमेंट ऐसे चीजों को हेर बदल करती है। तो एक्साइज ड्यूटी मंगाने के बाद एक्साइज ड्यूटी कर करा के पड़ गई इसमें 60,000 की, इतनी ज्यादा। मैंने हैवी वर्ड इसीलिए लिखा। अब ये मशीनरी पड़ गई 1,50,000। तो कौन खरीदेगा? सिर्फ जिसके पास पैसा होगा वो इसको खरीदेगा, या जिसको लग रहा है कि यार मेरे को, एक अमीर बंदा होगा, एक बार खरीदो जान छूटे, वो ये खरीदेगा। लेकिन ज्यादातर इंडियंस उस टाइम पे 1950 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे लोगों की मेंटेलिटी क्या रही होगी, जैसे आज की है, छोड़ यार अभी तो ले, 4 साल चले, 5 साल चले, 10 साल नहीं भी चलेगी, 4 साल तो चले, फिर देखी जाएगी क्या करना है। तो इस तरह से इसको महंगा कर दिया गया, टैरिफ लगा के। टैरिफ मतलब एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह वगैरह। तो ये हैवी टैरिफ लगा दिए गए, किस पे? ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स पे इतने टैक्सेस लगा दिए कि इंपोर्ट्स क्या बन गए? कॉस्टली बन गए। तो इसलिए उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, और इसकी डिमांड क्या हो गई? ज्यादा। इस तरह से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ, यहां से उठ के सब्स्टिट्यूट यहां पे आ गया, लोगों ने इसको लेना शुरू किया। एक और काम किया, कोटा। गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर दिया। मान लो एक ट्रेडर है जो बाहर की इंपोर्ट की मशीनें मंगाता है और इंडिया में बेचता है, उसका मैक्सिमम कोटा फिक्स कर दिया। मैक्सिमम लिमिट, कोटा मतलब लिमिट, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी। उसकी लिमिट फिक्स कर दी। मान लो कि तू पूरे 1 साल में 20 मशीन से ऊपर मंगा नहीं सकता, कि पूरे 1 साल में उसका लिमिट, एक कोटा फिक्स कर दी
कि तू 20 मशीन से ऊपर नहीं मंगा सकता। अब वो बेचारा परेशान कह रहा है मेरे को साल में 100 मशीनें बेचनी होती हैं, गवर्नमेंट ने बोल दिया 20 मशीनें, मतलब मैक्सिमम लिमिट बहुत कम रखी गवर्नमेंट ने कि आप इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। अगर आप इससे ज्यादा मंगाओगे तो आप पे टैक्स फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। तो चलान से बचने के लिए, पेनल्टी से बचने के लिए, फाइन से बचने के लिए गवर्नमेंट लोग नहीं मंगा रहे थे। अब अगर मान लो मेरी पूरे साल में मेरे को 100 मशीनें बेचनी होती है, गवर्नमेंट ने एक तो वो महंगी कर दी मेरे को, यार मेरे को तो 90,000 की मशीन 1.5 लाख में बेचनी पड़ रही है, क्योंकि 1.5 लाख की तो मेरे को पड़ रही है। 90,000 की मंगा के मैं 60,000 एक्साइज ड्यूटी दूंगा, 1.5 लाख की खरीदूंगा तो 50,000 कमाऊंगा बेची, मैं तो 2 लाख में बेचूंगा उसको, और ये बिक रही है 1 लाख के अंदर, देश के अंदर। तो गवर्नमेंट ने एक तो टैरिफ लगा दिए जिससे ये मशीनरी महंगी होगी, तो लोगों ने इसको खरीदना बंद कर दिया, इसको लेना शुरू कर दिया, तो क्या होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। एक गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर दिया कि यार आप 20 मशीनों से, ये एग्जांपल है खाली कि इस केस में कि मान लो कोटा फिक्स किया, लिमिट फिक्स थी कि 20 मशीन से ऊपर मंगा नहीं सकते। मेरी जो सेल होती है पूरे साल की होती है 100 मशीनों की, अब मैं 20 मशीनें नहीं से ऊपर मंगा नहीं सकता, तो मेरे को तो 100 बेचनी है, मेरे पास तो कस्टमर है, मेरे पास तो लोग मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 20 तो ये वाली बेच दूंगा अमेरिका वाली, और 80 कौन सी बेचूंगा, इंडिया वाले की, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। मेरे को सिर्फ 20 अमेरिका से मंगाने का ऑर्डर मिला है और लिमिट मेरी उससे ऊपर मंगा नहीं सकता, तो मेरे को 100 बेचनी, तो मैं 80 कौन सी बेचूंगा, इंडिया वाली बेचूंगा। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ये वाली क्या हुई, सब्स्टिट्यूट हो गई इस पे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक लाइन नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पूरा एक आंसर है जिसके अंदर आपका टैरिफ भी आ जाएगा, कोटा भी आ जाएगा। तो आपकी बुक में अलग हेडिंग में दिया है टैरिफ एंड कोटा। तो अगर आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पूछा जाए कि हाउ वी कैन डू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या हाउ गवर्नमेंट इम्पोज्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर आप 2 पॉइंट लिखेंगे, एक ये और ये। बेसिकली ये जो पॉइंट्स है दोनों इसके अंदर आते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के, कि एक तो महंगी कर दी टैक्स लगा के, हैवी टैक्स लगा के, टैरिफ लगा के, एक लिमिट फिक्स कर दी की, और वो लिमिट मैक्सिमम लिमिट जो रखी वो बहुत छोटी सी लिमिट रखी। तो लोग परेशान हो गए, लोगों ने कहा हम इतना कम मंगाएंगे तो हम रोटी कैसे खाएंगे, हम अपना व्यापार कैसे करें। तो उसने कहा चलो ठीक है 20 तो मंगाए, बाकी 80 जो बेचनी है वो इंडिया की बेचनी पड़ी। तो इंडिया की सेल क्या हो गई, टैरिफ लगाने से ये महंगी होगी तो सेल इंडिया की बढ़ी, और कोटा लगाने से इंडिया की सेल बढ़ गई। पहले ये 100 कौन सी बेच रहा था, खाली अमेरिका की, अब ये 80 बेच रहा है इंडिया की। तो 2 चीजें करने से इसकी बढ़ी। अच्छा ये सारा कुछ करा, इसका रीजन क्या था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया हमने, तो मेन इसके 2 रीजन थे। अगर मैं रीजन यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आप लोग देखो कि मैं चाहता था कि एक ही बोर्ड पे सारा कुछ कवर हो जाए। तो 2 रीजन मेरे को समझ आए बुक के हिसाब से, कि एक तो प्रोटेक्शन, देखो ये रीजन है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। तो एक रीजन तो ये लिख लो कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अगर मैं एक इंडिया का प्रोड्यूसर हूँ और मैं ये वाली मशीनरी बनाता हूँ, तो मेरे को कंपटीशन तो लड़ना पड़ रहा है ना। मेरी मशीनरी 1 लाख की, बाजार की मशीनरी 90,000 की, तो मेरे को कंपटीशन लड़ना पड़ रहा है, मेरी मशीनरी बिक नहीं रही। तो गवर्नमेंट ने ये 2 काम कर दिए मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट कह रही ठीक है तेरे को परेशानी आ रही है ना अपनी बेचने में, हम इसको महंगी कर देते हैं और इसकी लिमिट भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तू बेच आराम से। तो मेरे को प्रोटेक्शन मिल गई गवर्नमेंट की वजह से कि मेरा मशीनरी आराम से खुल के बिकेगी। तो मेरे को कंपटीशन लड़ना इजी हो जाए, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, और कंपटीशन लड़ना इजी हो जाए, मेरे को कंपटीशन लड़ने के लिए ताकत मिल जाए तो हो जाएगा। और तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो अगर ये सब ना होता और ये 90,000 की ही बिक्री होती, तो आप ज्यादातर कौन सी लोगे, ये तो लोगे नहीं, ये लोगे बढ़िया वाली। अगर आप 90,000 की मशीनरी अमेरिका की लोगे तो आपका पैसा कहाँ जाएगा, अमेरिका में। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है सारा का सारा देश के बाहर जा रहा है, हमारा पैसा देश के बाहर जा रहा है, तो फायदा किसका हो रहा है, अमेरिका का। तो जब मैं ये टैक्स लगा दूंगा और ये कोटा लगा दूंगा, तो एक तो प्रोटेक्शन ऑफ हो गया, एक कंपटीशन डोमेस्टिक वाला बंदा लड़ पाया, एक क्या हुआ, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। बुक में 2 ही पॉइंट है, मैंने आपको 3-4 पॉइंट बनाऊंगा ताकि आप ये वाले पॉइंट कर लेना, आंसर बड़ा हो जाएगा। सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज भी तो बचा, हमारा पैसा जो अमेरिका जाता था, अब खाली पहले आप 100 मशीनरी बाहर की खरीद रहे थे, सारा का सारा 100 मशीनों का पैसा अमेरिका जाता था। अब आप सिर्फ 20 मशीनरी बाहर की खरीद रहे हो, 80 मशीनरी इंडिया की खरीद रहे हो, तो ज्यादा पैसा तो इंडिया में हो गया। तो हमारा जो पैसा फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू इंडिया के बाहर जाता था वो सेव हो रहा है।
तो हमारा पैसा देश के अंदर ही घूमेगा और देश की इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो। तो आज भी मोदी जी ये बता रहे हैं कि सेल्फ रिलायंट बनो, सेल्फ सफिशिएंट बनो, आत्मनिर्भर बनो, खुद का देश का इतना अच्छा बनाओ और अपना बना के बाहर बेचो। बाहर से मंगाने की बजाय, इंपोर्ट बाहर से मंगाने की बजाय अपने देश में बनाओ और उसको बाहर अच्छी क्वालिटी का बना के बेचो। एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, इंपोर्ट को कम करो। तो इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमको क्या मिलेगी, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता मिलेगी। हमारा देश अपने आप में एक डेवलप देश बन जाएगा, जिसकी आज भी बहुत जरूरत है कोरोना वायरस के चक्कर में, और उस टाइम भी बहुत जरूरत है कि हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए। तो ये पॉइंट था फॉरेन ट्रेड का, बहुत इजी पॉइंट है। ले दे के मोटा मोटा एक बात है कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, रिप्लेस करो किससे, एक्सपोर्ट से या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना के। अपने देश का बनाओ, अपने देश का खाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि बाहर की चीज सस्ती थी और बड़ी अच्छी थी, कंपटीशन लड़ना मुश्किल था। गवर्नमेंट ने ये दो काम कर दिए, बाहर की चीज कर दी टैक्स लगा के महंगी, और बाहर के सामान मंगाने में कर दी लिमिट, इससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। तो मजबूरी पड़ गई, लोगों को देश का ही लेना पड़ा और देश का फिर उधार होना शुरू हुआ और आज तक हो ही रहा है। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट करते हैं क्रिटिकल अप्रेजल। तो अब जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल अप्रेजल। क्रिटिकल अप्रेजल बेसिकली क्या होता है, अप्रेजल होता है उसके फायदे, उसको अप्रिशिएट करना कि आपने अच्छा काम किया। तो क्या क्या पूरे इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और ये फॉरेन ट्रेड में क्या क्या अच्छे काम हुए जो गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान में स्टेप्स उठाए, उसके अप्रेजल अप्रिशिएट करना, मतलब क्या क्या फायदे हुए, और साथ में बताना कि क्या क्या कमियां रह गई। तो ये इकट्ठा आ जाता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों आ जाता है। तो कभी भी क्रिटिकल अप्रेजल है मतलब आपने बताना कि यार ये काम तो बहुत अच्छे हो गए, ये भी अच्छा हो गया, बचेगा, लेकिन ये कमी रह गई। लेकिन हम बोलते नहीं है यार इसमें ये तो ये काम ये बंदा बहुत अच्छा है लेकिन इसमें ये कमी है। तो दोनों काम कर रहे हैं हम, अच्छाई भी बता रहे हैं उसकी और कमियां भी बता रहे हैं हम उसकी। तो पहला पॉइंट जो था जीडीपी, देश की जीडीपी क्या हो गई, बढ़ गई। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब इंडिया में बनना शुरू हुआ, इंडिया में बिकना शुरू हुआ, बाहर से इंपोर्ट्स क्या हो गए, कम हो गए, इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। तो देश की जीडीपी पहले 1950 में थी 11.8%, ठीक है जी, जो बुक बता रही है, और 1990 में जाके हो गई 24.6%। तो काफी हद तक बढ़ गई है। तो देश की जीडीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी बढ़ गई, बढ़ गई। तो जब देश की, हमको पता है जब जीडीपी बढ़ती है मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ रहे हैं। जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, फैक्ट्रियां बन रही हैं, सब कुछ हमारे देश में बन रहा है। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बैकवर्ड एरियाज की ग्रोथ हो रही है। तो बहुत कुछ इसके अंदर आ जाता है इस पॉइंट के अंदर कि जीडीपी बढ़ना अपने आप में एक ग्रोथ का फैक्टर होता है। एम्प्लॉयमेंट मिलती है, फैक्ट्रीज बनती है, इंडस्ट्रीज बनती है, एग्रीकल्चर बढ़ता है, फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, सब कुछ, जीडीपी बढ़ती है तो सब कुछ बढ़ता है। ठीक है जी। इंडस्ट्रियल वाज नो लॉन्गर कॉटन टेक्सटाइल। पहले हम सिर्फ कॉटन एंड जूट बनाते थे, इंडस्ट्री सेक्टर में कॉटन एंड जूट बना रहे थे या स्टील एंड आयरन बना रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन आ गई। डाइवर्सिफिकेशन मतलब ऑफ इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कि पहले सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल आयरन स्टील था, अब सारे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिया हमने, सारे मतलब बहुत सारे। तो हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी शुरू कर दिए। किसने शुरू किए, पब्लिक सेक्टर ने भी एंड प्राइवेट सेक्टर ने भी। नो डाउट कि ज्यादा रोल पब्लिक सेक्टर का था लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा था। तो इंडस्ट्रीज पहले सिर्फ जूट एंड कॉटन तक रिस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन ये डाइवर्सिफाई हुई, फैल गई, और बहुत सारे आज भी हम जो चीजें अपने देश में बनाते हैं तो खाली जूट एंड कॉटन थोड़ी बनाते हैं, हम कितना कुछ अपने देश में बना रहे हैं। तो इसलिए बना पा रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज खुली बड़ी बड़ी। फिर आता है जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनी तो इससे बहुत फायदा हुआ। किसका हुआ, स्मॉल प्रोड्यूसर्स का। कैसे, इनके पास क्या थी, कैपिटल, लेस कैपिटल थी। जिनके पास लेस कैपिटल है तो गवर्नमेंट ने इनको फायदा के लिए लिमिट्स दी, कुछ लाइसेंसिंग, कुछ प्रोडक्ट्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कुछ प्रोडक्ट्स इनको दे दिए कि आप लाइसेंसिंग आपको इजीली मिल जाएगी इसकी, और कुछ प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल के लिए रखे गए ताकि इनका कंपटीशन लार्ज फर्म से हो सके, उनको बचा सके। तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को लेस कैपिटल में खोलने के लिए बेनिफिट मिला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी यहाँ पे। जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो ये इसके फायदे बुक में एज अ पैराग्राफ दिए हुए हैं। तो ये भी अच्छी बात हुई, ये भी अच्छी बात हुई, और ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है जी।
आगे आते हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, साथ में इक्विटी भी बढ़ेगी। मैंने पिछले बार बताया था कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ आप काम दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो। इक्विटी मतलब कि बैकवर्ड एरिया में अगर आप खोलते हो तो गवर्नमेंट ने कहा था आपको जमीन सस्ती देंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, लाइसेंस इजीली मिल जाएगा। तो इक्विटी, इक्वल ग्रोथ ऑफ बैकवर्ड एरियाज भी हो गया आपका। प्रोडक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, अभी हमने पढ़ा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें हमको क्या मिली, प्रोटेक्शन मिली। किससे मिली? फ्रॉम फॉरेन क्या कहते हैं इसको, कंपटीशन। तो पहले हम 1 लाख की मशीन 90,000 में बाहर से लोग ले रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया और क्या लगाया था, टैरिफ लगाया था। उससे क्या हुआ, हमको प्रोडक्शन मिल गई। लेकिन इसके देखो ये चारों फायदे हो गए। अब ये जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ उससे क्या मिली, प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन कंपटीशन मिला। एक और चीज हमने पढ़ी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर, ये पार्ट तो ये पढ़ा था कि फॉरेन कंपटीशन से हमारे को बचा हुआ। एक हमारा जो वेल्थ था, देश की जो वेल्थ थी वो बाहर जाने से बच गई। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज वेल्थ, कि हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहा। ये दो फायदे पड़े थे, वो यहाँ पे रिपीट हो गए। लेकिन नुकसान क्या हुए, कुछ नुकसान भी हो गए। नुकसान यहाँ पे पड़ते हैं। अब हुआ क्या, हमारे देश की स्ट्रेटेजी थी इनवर्ड लुकिंग की, ठीक है, कि भाई अपने देश में बनाओ, बाहर की तरफ मत देखो, बाहर की देशों की तरफ मत देखो, अपने देश में बनाओ और अपने देश का ही खाओ। इनवर्ड लुकिंग तो हो गई, लेकिन हुआ क्या, इससे हुआ क्या, इनवर्ड लुकिंग से हमारे देश के लोग अपना तो बना रहे थे और अपना खा भी रहे थे, लेकिन किसी ने ये सोचा ही नहीं कि यार हम इतना अच्छा बनाए कि बाहर भी बेचे, कि हम सिर्फ अपने देश तक ही सीमित रहे कि अपने देश का बना के अपने देश में खा लें। लेकिन किसी के दिमाग में इतनी ज्यादा बात नहीं है कि हम देश में बनाएं, देश में खाएं और देश का बना के बाहर बेचें। जो आजकल मोदी जी कह रहे हैं कि अपने देश का बनाओ, इतनी अच्छी क्वालिटी का बनाओ कि एक्सपोर्ट करो। तो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं बना पाए। नो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर नहीं बना पाए, क्योंकि हम सिर्फ इनवर्ड लुकिंग तक ही डिपेंड थे। हम बाहर देखो, मैं एक चीज बना रहा हूँ, 1 लाख की मैंने मशीनरी बनाई थी, जैसे आपको बताया था, इसको मैंने नंबर दिए 10 में से 5। तो क्या ये बाहर की देशों में, जो अमेरिका, लंदन वगैरह एडवांस कंट्रीज थी, मॉडर्न कंट्रीज थी, क्या मेरा प्रोडक्ट बाहर के देशों में जा पाएगा? यहाँ तो मेरे को गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा के और कोटा लगा के बचा लिया। मेरा प्रोडक्ट क्या बाहर के देश में जा पाएगा? कोई लेगा ही नहीं मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बाहर की देशों की क्वालिटी से लो है। तो एक्सपोर्ट सेक्टर इतना अच्छा हमारे देश का नहीं बन पाया। एक रीजन तो ये दो फायदे हुए। ये किसके फायदे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के फायदे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। अब नुकसान क्या हुए? एक्सपोर्ट सेक्टर इतना अच्छा नहीं बन रहा क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरा, मेरे को गवर्नमेंट ने इस 90,000 वाली मशीन से बचाया, क्योंकि ये 2 लाख की पड़ गई, और टैक्स वैक्स लगा के कोटा हमारा कर दिया 20 मशीन तक लिमिट, जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। और मेरे को 80 इंडियन लेनी पड़ी और 20 अमेरिका की लेनी पड़ी। मेरे को गवर्नमेंट ने बचा लिया। तो इससे नुकसान एक तो हुआ कि एक्सपोर्ट सेक्टर में मेरा कुछ हो नहीं पाया कि मैंने, और दूसरा जब मेरे को पता है मेरे को गवर्नमेंट ने बचा ही लिया है, 80 मशीन तो मेरी बिकनी है, क्योंकि लोग 2 लाख की मशीन तो लेंगे नहीं, ऑब्वियसली मेरी लेंगे। जब मेरे को पता लग गया कि पहले मेरे को डर था यार मेरी 1 लाख की है, क्वालिटी भी लो है, 10 में से 5, ये 90,000 की है और ये 10 में से 10। पहले मैं डरता था यार मेरे से तो कोई लेगा ही नहीं। गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज लगाई, इसको महंगा कर दिया, इसको वो कर दिया। तो मेरे को पता है कि यार ऑब्वियस बात है 2 लाख की मशीन तो कोई भी नहीं लेगा, 80 मशीन तो मेरी बिकनी ही बिकनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी लिमिट कोटा कर दी। तो मेरे को टेंशन क्या होगी? कम। मेरा कंपटीशन क्या हो गया? यहाँ पे लिखा ना, कंपटीशन क्या कर दिया? प्रोडक्ट बचा लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के बारे में सोचा ही नहीं। मैं कहा बिक तो रही है, बिकने दो। तो नो इम्प्रूव क्वालिटी, मैंने अपनी क्वालिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ क्यों मैं अपनी क्वालिटी इंप्रूव करूँ, मेरी तो बिक रही है ना, मेरे को क्या टेंशन है? हो रहा है तो काम, मार्क्स आ तो रहे हैं, बिना पढ़े लास्ट के महीने में पढ़ के मार्क्स आ तो रहे हैं, क्या पास ही तो होना है, अगले क्लास में टॉप नहीं तो है। अच्छे मार्क्स से क्या मतलब है? ऐसे भी तो बच्चे हैं ना हमारे पास, कहते हैं सर आखिरी के 15 दिन पढ़ा दो, बस टॉप जाए, बस पासिंग मार्क्स आ जाए, 11 से 12th में आ जाए, 10 से 11th में आ जाए, 9 से 10th में आ जाए, अच्छे मार्क्स की भूख ही नहीं है।
तो वही मेरे को हुआ था, मेरे को पता तो है मेरा बिक तो रहा है, गवर्नमेंट ने मेरे को बचा दिया, गवर्नमेंट ने बचाया था कि मेरे को कंपटीशन से बच जाए, मेरा प्रोडक्ट बिके। गवर्नमेंट ने ये थोड़ी बोला था कि अपनी क्वालिटी पे काम मत करो, लेकिन मैंने उसका फायदा उठा लिया, मैंने अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने का मैं सोचा ही नहीं। तो ये फायदे हुए किसके, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के, और ये दो नुकसान, अप्रेजल भी हो गया, क्रिटिकल भी कर दिया, नुकसान भी बता दिया कि काम अच्छे तो हुए पर ये कमी रह गई। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, लाइसेंसिंग पॉलिसी, पांचवी हमारी जो आती है लाइसेंसिंग पॉलिसी में क्या क्या फायदे हुए ये हम पढ़ चुके हैं। फायदे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फायदा हुआ कि जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लाइसेंस इजीली मिल गया था और गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स इनके लिए बचा के रखे लाइसेंस की वजह से, तो इससे हमको फायदे तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो जो लाइसेंसिंग के पोर्शन में फायदे किए थे वो यहाँ पे आप मेरिट्स लिख देना, तो मेरिट्स आपने पहले पढ़ लिए वही लिख लेना। अब डीमेरिट्स पढ़ते हैं कि लाइसेंसिंग के नुकसान क्या हुए। एक तो लोगों ने जो बिग इंडस्ट्रीज थे ना, बिग इंडस्ट्रीज, इसने क्या कर दिया, इसका मिसयूज कर दिया। इसने क्या किया, बड़ी बड़ी चीजों के लाइसेंस लेके अपने पास रख लिए, इसको जरूरत भी नहीं थी उसकी। इसकी कंपनी को इसने लाइसेंस किसके लिए चाहिए था, एक तो नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए, एक अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तीन चीजों के लिए हमने पढ़ा था। इसने बड़े बड़े लाइसेंस लेके अपने पास रख लिए, अपने पैसे का फायदा उठा लिया, चाहे उसको बनाना भी नहीं था। तो जब उसने बड़े बड़े लाइसेंस अपने पास रख लिए तो बेचारा जिस किसी और ने बनाना होता वो प्रोडक्ट वो बना नहीं पा रहा, क्योंकि लाइसेंस तो इसके पास आ गया। इसने पूरे के पूरे सारे लाइसेंस खरीद के अपने पास रख लिए, और जिसको मार्केट के बाद मार्केट में मान लो मेरे को बनाना था प्रोडक्ट, तो मैं वो प्रोडक्ट बना नहीं सकता क्योंकि लाइसेंस मेरे को मिल ही नहीं रहा, लाइसेंस तो इसने ले लिया। तो इसने मिसयूज किया उस पॉलिसी को, अपने पैसे का मिसयूज करके लाइसेंसिंग वगैरह। या मान लो दो बंदे हैं, एक ए है एक बी है, दोनों को लाइसेंस चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है हम तो सिर्फ एक बंदे को लाइसेंस देंगे। इसने क्या करा, पैसा खिला दिया, करप्शन कर दी, पैसा खिला दिया गवर्नमेंट के बंदे को, क्योंकि देश में करप्शन आज है तो सोचो कि तब भी होगी, और तब से चलती आई, तब तो बहुत ज्यादा भयंकर करप्शन थी, तभी हमारे देश की तरक्की नहीं हुई 70-80 सालों में। अगर करप्शन ना होती तो तरक्की भी अपने आप होती। तो करप्शन के चक्कर में ए ने पैसा खिला दिया गवर्नमेंट ऑफिशियल को, तो लाइसेंस मिल गया इसको, तो इसके पास पैसा नहीं था, ये बिग इंडस्ट्रीज था, इसको मिल गया लाइसेंस, इसके पास पैसा नहीं था, तो इसने अपने पैसे का इसने मिसयूज करके लाइसेंस लेना शुरू कर दिए। ठीक है। दूसरा था जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी। एक लाइसेंस लेने, अगर आप लोग अपने फादर से पूछेंगे ना, जो जिनके फादर बिजनेस करते हैं या जॉब भी करते हैं उनको भी पता होगा, अगर तो एक आपने काम शुरू करना और गवर्नमेंट से लाइसेंस मांगने जाओ तो ऐसा नहीं होता कि आप जाओगे आपको लड्डू फ्री मिल जाएगा। इतने कागजी कार्रवाई हैं, इतने कुछ आपकी रेस्ट्रिक्शंस है, रेगुलेशंस है, करते 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 बहुत दिन, बहुत महीने, कई बार तो साल भी लग जाता है। तो कंपनी शुरू करनी थी आज, लाइसेंस मिला 8 महीने बाद जाके, तो कितना टाइम वेस्ट हो गया, कितना पैसा वेस्ट हो गया, कितनी कागजी वर्क हो गया। तो ये लाइसेंस लेना कोई इजी काम नहीं था, बहुत टाइम इसमें, बहुत एनर्जी इसमें लग जाती थी। और जो लास्ट पॉइंट आता है पब्लिक सेक्टर, हमने पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ा। पब्लिक सेक्टर ने बहुत सारी चीजें अपने अंडर कर ली थी, कि जो मेन शेड्यूल ए बी सी बनाया था हमने, ए बी पिछली क्लास में सी, तो इसमें वो रखे थे सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास आएंगे। इसमें वो रखे थे शेड्यूल में कि भाई जो मैक्सिमम रोल पब्लिक सेक्टर का होगा, कुछ प्राइवेट को भी प्रॉफिट दिया जाएगा, ये सिर्फ प्राइवेट के पास। तो इसका फायदा तो हुआ, पब्लिक सेक्टर ने बहुत इनलार्ज किया, बहुत देश को तरक्की कराई, बहुत पैसा लगाया, और फायदा तो हुआ। फायदा आपको पता लग जाएगा जब आप रीडिंग करेंगे। लेकिन नुकसान क्या हुआ, फायदा हुआ कि आर्म्स, एमुनेशन, शिपिंग, एयरक्राफ्ट वगैरह सब कुछ पब्लिक सेक्टर के अंदर आ गया। तो देश में उस टाइम ये बनाने की प्राइवेट सेक्टर की औकात नहीं थी, उनके पैसे नहीं थे, तो पब्लिक ने खुद बनाना शुरू कर दिया और लोगों को देना शुरू कर दिया। लोगों की नीड्स पूरी हुई, सोशल वेलफेयर भी हुआ, और लोगों ने पैसा भी कमाया, प्रॉफिट्स भी कमाया। तो ये सब तो हो गए उसके फायदे। अब हम सिर्फ नुकसान की बात करेंगे यहाँ पे, कि कई चीजें पब्लिक सेक्टर ने यहाँ पे रखी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास थी, ओनली पब्लिक सेक्टर के पास। तो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग कहते हैं या इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसमें से कई चीजें ऐसी थी जो अगर प्राइवेट सेक्टर को भी देते तो और ज्यादा तरक्की होती। जैसे डेसू, जब पहले डेसू बिजली विभाग, जब पहले वो खाली गवर्नमेंट के पास था, तो इतनी करप्शन थी उसमें, इतनी करप्शन थी, और लोगों की लाइटें बहुत बहुत दिन तक आती नहीं थी, बहुत परेशान थे लोग, और बिल भरने जाओ तो बहुत बहुत बिल, लाइट आती नहीं थी और बिल बहुत ज्यादा आता था, तो लोग परेशान हो गए। अब ये जो पब्लिक के पास थी, फिर बाद में किसको दे देगी, प्राइवेट को दे देगी। रिलायंस अंबानी वगैरह ने ले ली, टाटा ने ले ली बिजली, एनडीपीएल ने ले ली। तो
तो ये सब चीजें जब प्राइवेटाइज हुई, बिजली जब प्राइवेटाइज हुई तो लोगों को फायदा हो गया, लाइट आनी शुरू हो गई, बिजली के बिल सब सही हो गए, मोटी मोटी तारें पड़ गई, पहले वोल्टेज नहीं आती थी, अब वोल्टेज भी ठीक आती है, बाहर हाई टेंशन वायर्स डाल दी, सब कुछ हो गया, तो फायदा हुआ। तो वही इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर ने अपने पास इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट रख ली, इसमें से कुछ पोर्शंस प्राइवेट को मिल जाते तो बेहतर होता। तो मैं इसको लिख नहीं रहा, ये आपकी बुक में पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि कुछ पोर्शंस प्राइवेट को देने चाहिए थे, सारे पब्लिक को खुद नहीं रखने चाहिए थे, तो उससे देश की तरक्की और ज्यादा होती, कंपटीशन भी होता और प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करता। और precious funds of public sector channelized into areas where private sector could have been easily engaged। सेकंड पॉइंट भी सेम ही लग रहा है मेरे को कि प्राइवेट सेक्टर का पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास ही रहा, पब्लिक सेक्टर ने अपना सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का भी तो पैसा लग सकता था। वो कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को देते, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करता। अब जब कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को देते तो जो सारा पैसा पब्लिक सेक्टर का लग गया, जो गवर्नमेंट का सारा पैसा लग गया, वो ना लेता, वो पैसा क्या हो जाता, बच जाता, और वो पैसा प्राइवेट सेक्टर का लगता, तो मतलब आपस में पैसा बराबर में बढ़ जाता, मतलब शेयर हो जाता। अगर मान लो पब्लिक सेक्टर ने का लग गया 10 लाख रुपए फैक्ट्रीज बनाने में, कहते हैं अगर इसमें से कुछ चीजें वो प्राइवेट सेक्टर को देते तो पब्लिक सेक्टर का पैसा तो कम लगता ना, कुछ चीजें देते मतलब 4 लाख रुपए प्राइवेट का लग गया था, तो पब्लिक सेक्टर का तो 6 लाख लगता, तो पैसा बचता गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट किसी और लोगों की भलाई में काम में लगाती। तो एक तो गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को कुछ चीजें देनी चाहिए थी, कुछ प्रोडक्ट्स प्राइवेट सेक्टर को देने चाहिए थे, और उससे फायदा क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का पैसा लगता, पब्लिक का, गवर्नमेंट का पैसा, जो लोगों का, गवर्नमेंट का पैसा कौन सा होता है, टैक्स का, हमारे लोग, हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वही पैसा होता है, तो गवर्नमेंट का पैसा, हमारे लोगों का टैक्स का पैसा बच जाता, उसका हम सही से यूज कर लेते, जो कि सारा का सारा यहाँ पे लग गया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहे थे, लॉसेज हो रहे थे, पब्लिक सेक्टर में लॉसेज होने शुरू हो गए थे, क्योंकि लोगों की तनख्वाहें ज्यादा थी। पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट कंपनी को क्या मतलब फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, होने दो, हमको तो तनख्वाह मिलेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कहता है, ढंग से गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय से अगर आप बात करो, ढंग से आपसे बात नहीं करता, क्यों नहीं करता, उसको पता है मेरी नौकरी जानी नहीं है, मैं जो मर्जी करूँ। लेकिन वही प्राइवेट एम्प्लॉय से बात करोगे, अगर वो आपसे लड़ाई करेगा तो उसका जो मालिक है उसको नौकरी से निकाल देगा कस्टमर से लड़ाई करने के उसमें। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब आपसे लड़ाई करेगा तो उसको कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उसको पता है मेरी नौकरी तो फिक्स है, मेरे को कोई हटा नहीं सकता यहाँ से, इसलिए वो थोड़े से अकड़ू होते हैं, ढंग से बात नहीं करते। तो अब इनको लॉसेज हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट कंपनी जब खुलती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू कहते हैं इसको, पिछली बार पढ़ा आपने। गवर्नमेंट कंपनी जब खुलती है ना, खुल तो जाती है, उसको बंद करने का कोई चक्कर नहीं होता, उसको बंद करने की कोई कार्रवाई नहीं होती। गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ खुलती है, बंद नहीं होती, बहुत मुश्किल है उसको बंद करना। तो अब इनके हो रहे हैं लॉसेस, और ये लॉसेस की भरपाई कौन कर रहा है, हमारे लोगों के टैक्सेस, हम लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ये लॉसेस की भरपाई हमारे लोगों के टैक्स कर रहे हैं। तो हमारे टैक्स का मिसयूज हो रहा है, लॉसेस में कवर करने के लिए हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि पब्लिक सेक्टर ने बहुत सारी चीजें अपने पास तो रख ली, अब उसमें अगर नुकसान हो रहा है तो वो कंपनी चलती रहेगी, नुकसान हो ही जा रहा है, कंपनी चली जा रही है, कंपनी बंद नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था पब्लिक सेक्टर का नुकसान में। प्राइवेट सेक्टर ने फाइनली बोला कि गवर्नमेंट को कुछ चीजों में पब्लिक सेक्टर की क्या हो गई, मोनोपोली हो गई। मोनोपोली मतलब उनका अपना राज हो गया कई चीजों पे। तो प्राइवेट सेक्टर ने अपोज किया, यार ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई रेगुलेशन होना चाहिए जिससे कुछ सामान यहाँ पे शिफ्ट हो रखे, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली खत्म हो जाए। जैसे उस टाइम दिल्ली में बिजली विभाग की मोनोपोली थी, उसका खुला राज था। आप कंप्लेंट कर रहे हो, नहीं सुन रहे, आपका बिजली का बिल ज्यादा है, नहीं सुन रहे, आपकी लाइट गई है, नहीं सुन रहे, क्यों सुनेंगे, खुद का राज है, क्या जरूरत है। लेकिन जैसी प्राइवेट हुई, अब प्राइवेट कंपनी दो एक थोड़ी है, एक टाटा की है, एक अंबानी की है, एक अंबानी की रिलायंस की, एक एनडीपीएल की, 3-4 कंपनी है, 4-5 कंपनी को दे दिया, तो आपस में क्या होगा इनका कंपटीशन। तो ये आपकी बात इनको सुननी ही पड़ेगी, और कोई चारा नहीं इनके पास। तो पहले मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर की, आपकी बात सुनते नहीं थी, इसमें करप्शन भी आ जाती है, आपकी बहुत करप्शन होगी पब्लिक सेक्टर के अंदर, पीएसयू के अंदर बहुत करप्शन हो गई थी। लेकिन जब प्राइवेटाइज हुई तो वो करप्शन भी खत्म हुई और लोगों की परेशानियां भी खत्म हुई। लोगों की बात सुनने के लिए लोग बैठे, नए नए अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे, जिनको अपनी नौकरी का खतरा था। लेकिन पब्लिक सेक्टर में नौकरी का खतरा नहीं होता, वो आपसे ढंग से बात करें ना करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें ना करें, उनकी नौकरी जाती नहीं कभी भी।
तो इसलिए उस पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जो एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम कर रहे कर्मचारी वो आपसे ऊपर आपके ऊपर चढ़ जाता है, वो कहता है नहीं यार उसको आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट में क्या होता है कि उसको आपकी बात सुननी पड़ेगी, यहाँ पे आप मालिक हो, आप जो बोलोगे प्राइवेट सेक्टर के बंदे को वही करना पड़ेगा। और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है वो मालिक होता है, वो जो बोलेगा वो आपको माननी पड़ती है। तो बहुत लोग परेशान थे करप्शन की वजह से। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म है, कंक्लूजन इसके बाद दी हुई है आपकी बुक में, वो आप लोग रीड आउट कर लेना, वही सब चीज़ें रिपीटेड है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 फिनिश है। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम।